आज 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी का लेकर के आया हूँ। और जो भी स्टूडेंट इंटरमीडिएट आर्ट्स, इंटरमीडिएट साइंस और इंटरमीडिएट कॉमर्स का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2024 में, उन सभी के लिए ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो ज़्यादा बात किए बिना ही हम लोग शुरू करते हैं अपने इस प्रैक्टिस सीरीज के इस दूसरे पार्ट को। ठीक है, और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? ए आदिकाल, बी भक्ति काल, सी रीतिकाल या डी आधुनिक काल। करना क्या है आपको पता ही है, हर बार की तरह इस बार भी आपको क्या करना है, कॉपी पेन ले लेना है, 1 से 25 तक नंबर लिख देना है, ABCD में से जो सही आंसर लगे उसको लिखना है। फिर जब मैं आंसर बताऊं तो उसको चेक करना है और अंत में कमेंट में बताना है कि आपका 25 में कितना आया। ठीक है, इस वीडियो को और पहले वीडियो को, मतलब पहला पार्ट और इस पार्ट को मिला के आपके टोटल 55 क्वेश्चंस हो जाएंगे। पहले पार्ट में मैंने 30 क्वेश्चंस कराए हैं, इसमें मैं 25 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। 55 क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे। और भी वीडियोज़ आएंगे, और भी वीडियो लेकर के आऊँगा, और भी क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा। आपका टारगेट होना चाहिए कि हिंदी में आपका 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है। ठीक है, ग्रामर का पोर्शन से भी रहेगा, बुक के पोर्शन से भी रहेगा। बुक का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। ठीक है, टारगेट बना लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, समय नहीं है, 1 महीना बचा हुआ है बस। ठीक है, तो स्टार्ट कीजिए जल्दी से लिखना। क्वेश्चन नंबर 1, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? ए आदिकाल, बी भक्ति काल, सी रीतिकाल या डी आधुनिक काल। जल्दी जल्दी आंसर देंगे, जल्दी जल्दी आंसर लिखेंगे अपने कॉपी पर। बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? ए आदिकाल, बी भक्ति काल, सी रीतिकाल या डी आधुनिक काल। हो गया, लिख लिए सब? चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। ठीक है, इसका आंसर बताता हूँ। बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकाल है कार हैं? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक काल के। ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक काल के रचनाकार हैं, ये बात ध्यान रखना है। और अगर पूछेगा किस युग के रचनाकार हैं, याद रखना है। पूछेगा युग, तो युग याद रखना है भारतेंदु युग। ठीक है, भारतेंदु युग। ठीक है, भारतेंदु युग। अगर पूछे बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं, तो भारतेंदु युग के रचनाकार है। किस काल के हैं, तो आधुनिक काल के हैं। ठीक है, युग में भारतेंदु युग और काल में आधुनिक काल याद रखना है। ठीक है, आप एक ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, उसमें मैं एक और बता देता हूं, तो उससे ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? आधुनिक काल के। युग पूछेगा तो भारतेंदु युग के, ध्यान रखना है। इनका कौन सा मतलब कि पाठ आपको पढ़ना है? तो पहला पाठ जो आपके बुक में है, जिसका नाम है बातचीत, ध्यान रखना है। पहला पाठ बातचीत के लेखक ही बाल कृष्ण भट्ट है, वो एक निबंध है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। प्रश्न संख्या 2, जो आपका दूसरा चैप्टर है, उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना है? पूछा है उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना है? ए 1915, बी 1920, सी 1922 या डी 1925। उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना है, मतलब किस वर्ष इसकी रचना की गई? 1915 में, 1920 में, 1922 में या 1925 में। जल्दी जल्दी अपना आंसर लिखेंगे। बहुत ही बढ़िया कहानी है। जो भी स्टूडेंट हिंदी पढ़ते हैं उनको और कोई कहानी याद वाद हो या ना हो, उसने कहा था ज़रूर याद रहता है, क्योंकि ये कहानी बहुत ही प्रेरक है और सच्चे प्रेम पर आधारित, प्रेम की अनुभूति पर आधारित ये कहानी है। ठीक है, किस वर्ष की रचना है? उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना है? 1915, 1920, 1922 या 1925। कौन सा जवाब सही होगा? सही जवाब होगा ए 1915। ठीक है, उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना है? 1915 की। और इसके लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, हिंदी का ये कहानी है, उसने कहा था। और इस पर एक फिल्म भी बनी थी। ठीक है, याद रखना है, उसने कहा था कहानी पर एक फिल्म भी बनी थी। और ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अमर रचना मानी जाती है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 3 ही कहानी लिखी थी, उसमें से एक कहानी ये था, उसने कहा था, और ये 1915 में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था?
संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ए दिनकर ने, बी जयप्रकाश नारायण ने, सी मोरारजी देसाई ने या डी इनमें से कोई नहीं। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ए दिनकर ने, बी जयप्रकाश नारायण ने, सी मोरारजी देसाई ने या डी इनमें से कोई नहीं। जवाब देंगे जल्दी जल्दी। सही जवाब क्या होगा? जयप्रकाश नारायण, जेपी। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। एक आंदोलन चला था, संपूर्ण क्रांति नाम से ही आंदोलन चला था 1974 में। कब चला था? 1974 में। इसके अगले साल 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उस समय, कांग्रेस की सरकार थी। ध्यान रखना है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, आपके पाठ में भी पढ़ना है, ये उनका एक भाषण का एक अंश आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। प्रश्न संख्या 4, अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी बालकृष्ण भट्ट, सी मलयज या डी मोहन राकेश। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी बालकृष्ण भट्ट, सी मलयज या डी मोहन राकेश। जल्दी जल्दी आंसर लिखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए डाल रहा हूँ। जो भी बच्चे अगर जिनको क्वेश्चंस नहीं याद है तो इन क्वेश्चंस को याद भी कर सकते हैं। इससे भी आपके ऑब्जेक्टिव में आपको फ़ायदा एग्जाम में दिखेगा। ठीक है, अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी बालकृष्ण भट्ट, सी मलयज या डी मोहन राकेश। सही जवाब क्या होगा इसका? सही जवाब होगा रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और ये क्या है? ये निबंध है। क्या है? किस विधा से इसका संबंध है? निबंध से। ये भी याद रखिएगा, अर्धनारीश्वर क्या है? निबंध है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित निबंध है। और ये हमारे समाज में जो लैंगिक विभेद है उस लैंगिक विभेद पर व्यंग करता है ये पाठ जो है सो। ठीक है ना, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 5, रोज कहानी की नायिका कौन है? ए मालती, बी कलाकती, सी सुनीता या डी रागिनी। रोज कहानी की नायिका कौन है? ए मालती, बी कलाकती, सी सुनीता या डी रागिनी। कौन? पहला वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें भी रोज कहानी के बारे में चर्चा की गई थी। ठीक है, तो जो भी पहला वीडियो देखे होंगे उनको इसका आंसर पता होगा, जो पढ़े होंगे उनको भी पता होगा। जल्दी बताइए, रोज कहानी की नायिका कौन है? मालती, कलाकती, सुनीता, रागिनी। कौन? ध्यान रखना है, रोज कहानी की नायिका कौन है? मालती। ठीक है, रोज कहानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के द्वारा लिखी गई है। मालती उनके दूर के रिश्ते की बहन है जिसे वो सखी कहा करते थे। ठीक है, रोज कहानी की नायिका कौन है? मालती। मालती पर ही प्रकाश डाला गया किस तरह विवाह के बाद महिला की स्थिति बदलती है, उसकी मनोदशा बदलती है, उस पर प्रकाश डालता हुआ ये पाठ है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। प्रश्न संख्या 6, एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं, मतलब कौन है? एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? ए सुखदेव, बी बालकृष्ण भट्ट, सी भगत सिंह या डी राजगुरु। एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं ए सुखदेव, बी बालकृष्ण भट्ट, सी भगत सिंह या डी राजगुरु। सही जवाब क्या होगा? क्या होगा सही जवाब? जल्दी जल्दी लिखेंगे, लास्ट में ज़रूर नंबर बताएंगे और अपना आकलन भी कीजिए कि हाँ मेरा तैयारी कितना हुआ है, मुझे और कितना करना है। समय नहीं है, 1 महीना बचा हुआ है बस। इसका सही जवाब होगा सी भगत सिंह। ठीक है, क्या होगा सही जवाब? सी भगत सिंह। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। प्रश्न संख्या 7, इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? माथुर की है। ए बातचीत, बी ओ सदा नीरा, सी तिरिच या डी हंसते हुए मेरा अकेलापन। इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? ए बातचीत, बी ओ सदा नीरा, सी तिरिच,
डी हंसते हुए मेरा अकेलापन। जल्दी जल्दी आंसर देंगे। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा बी, ओ सदा नीरा। जगदीश चंद्र माथुर की रचना है ओ सदा नीरा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 8। सिपाही की माँ, सिपाही की माँ के रचनाकार हैं। सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है? ए भगत सिंह, बी दिनकर, सी अगेय या डी मोहन राकेश। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन कितना इजी है इसका, बहुत इजी ऑप्शन है। जो शुरू से इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी इसका आंसर दे सकते हैं बिल्कुल आसानी से। ठीक है, सिपाही की माँ के रचनाकार हैं भगत सिंह, दिनकर, अगेय या मोहन राकेश। कैसे, मैं बताता हूँ आपको थोड़ी देर में। चलिए बताया जाए आंसर इसका। चलिए इसका ऐसे तो आंसर होगा डी मोहन राकेश। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से जो शुरू से इसका इस वीडियो को देख रहे होंगे वो भी इसका आंसर बिल्कुल बिना पढ़े हुए भी दे सकते थे। कैसे? अभी एक लेख और एक पत्र के लेखक मैंने बताया भगत सिंह, दिनकर के बारे में बताया रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ है अर्धनारीश्वर। अगेय ने रोज कहानी लिखा। तो तीन का बात मैंने पहले ही कर लिया। तो सिपाही की माँ के लेखक कौन होंगे? मोहन राकेश। एकदम सिंपल सी बात है। डिलीटिंग मेथड इसको कहते हैं। 3 ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो 1 होगा। तो ये 8वां सवाल का जवाब था। सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश। और ध्यान रखना है सिपाही की माँ क्या है? एक एकांकी है, एकांकी। ठीक है, क्या है? एकांकी है। ठीक है, नाटक बड़ा होता है, एकांकी छोटा होता है। नाटक का ही रूप है, एकांकी छोटा होता है, नाटक बड़ा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। जूठन क्या है? ए रेखा चित्र, बी शब्द चित्र, सी कहानी या डी आत्मकथा। जल्दी जल्दी आंसर देंगे। जूठन क्या है? जूठन शीर्षक पाठ आपको पढ़ना है, बताना है कि वो किस विधा से संबंधित है, मतलब उसकी विधा क्या है। रेखा चित्र है, शब्द चित्र है, कहानी है या आत्मकथा है। जूठन क्या है? रेखा चित्र, शब्द चित्र, कहानी, आत्मकथा, क्या? चलिए इसका सही जवाब क्या होगा? आत्मकथा। जूठन क्या है? आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, किसकी आत्मकथा है? ओम प्रकाश। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। ये एक मतलब कि नीचे वाले कास्ट यानी निचली जाति से बिलोंग करते हैं। ठीक है, वाल्मीकि समाज से बिलोंग करते हैं। और वो वाल्मीकि समाज शादी ब्याह में जूठन इकट्ठा करके खाती थी। और उसी के बारे में ये अपने बचपन के जो कष्ट भरे दिन हैं उसको ही अब इस जूठन शीर्षक पाठ में ये लिखते हैं। तो अपने ही बारे में जब कोई बताता है तो उसे आत्मकथा कहा जाता है। ठीक है, अपने ही बारे में जब कोई लेखक लिखता है तो उसे आत्मकथा कहा जाता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने इसमें अपने बारे में ही बताया जूठन में, तो ये आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 10। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? ए निबंध, बी डायरी, सी लघु कथा या डी नाटक। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? ए निबंध, बी डायरी, सी लघु कथा या डी नाटक। जल्दी जल्दी आंसर देंगे। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? निबंध, डायरी, लघु कथा, नाटक। सही जवाब क्या होगा? ये डायरी है। ठीक है, क्या है? डायरी है। हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? डायरी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है? इनमें से 4 ऑप्शन दिए हुए, उनमें से एक प्रेम के पीर के कवि कहे जाते हैं। आपको उनको चुनना है। ए नाभादास, बी सूरदास, सी तुलसीदास या डी मलिक मोहम्मद जायसी। इन चारों में से कौन प्रेम के पीर के कवि हैं? नाभादास, सूरदास, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी, कौन?
इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन हैं? नाभादास, सूरदास, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी। कौन? बुक पढ़े होइएगा, लेखक परिचय पढ़े होइएगा तो इसका जवाब बिल्कुल पता होगा। ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना था, गहराई में पढ़ना था। अब अगर नहीं कुछ भी पढ़े हैं तो बस जो भी क्वेश्चन आए उसका जवाब पता करके याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव कम से कम जितना हो सकता है। जो भी जान लगाना है अब इसी 1 महीना में लगाना है। चलिए, इसका सही जवाब क्या होगा? मलिक मोहम्मद जायसी। प्रेम के पीर के कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 12 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? ए संस्कृत, बी ब्रज भाषा, सी अवधी या डी मैथिली। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? ए संस्कृत, बी ब्रज भाषा, सी अवधी या डी मैथिली। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा बी ब्रज भाषा। क्या होगा? ब्रज भाषा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? तुलसीदास का नाम तो बहुत लोग सुने होंगे। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, सभी बहुत लोग जानते होंगे, ठीक है। लेकिन तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? क्वेश्चन में है ट्विस्ट। ए राम बोला, बी श्याम बोला, सी हरि बोला या डी शिव बोला। तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? राम बोला, श्याम बोला, हरि बोला या शिव बोला। ट्विस्ट। बहुत लोग तुक्का लगाएंगे, तुक्का। चलो बी मार देते हैं, चलो ए मार देते हैं, चलो डी मार देते हैं, चलो सी मार देते हैं। जल्दी बताइए, तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा राम बोला। अब जो लोग तुक्का में भी राम बोला लगाए होंगे वो उछल पड़े होंगे एकदम से, ठीक है। तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? राम बोला। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 14 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? ए नरहरिदास, बी स्वामी अग्रदास, सी वल्लभाचार्य या डी रामानुजाचार्य। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरिदास, स्वामी अग्रदास, वल्लभाचार्य या डी रामानुजाचार्य। कौन? सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बी स्वामी अग्रदास। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 15। भूषण को कवि भूषण या भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी? मतलब कवि भूषण की उपाधि किसने दी? यहाँ पर शायद कवि छूट गया है। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी? ए छत्रपति शिवाजी ने, बी महाराजा छत्रसाल ने, सी राजा रुद्र शाह ने या डी औरंगजेब ने। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी? छत्रपति शिवाजी ने, महाराजा छत्रसाल ने, राजा रुद्र शाह ने या डी औरंगजेब ने। किसने? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा सी राजा रुद्र शाह। ये चित्रकूट के सोलंकी राजा थे। चित्रकूट के सोलंकी राजा राजा रुद्र शाह ने भूषण को कवि भूषण की उपाधि दी थी, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 16। तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है? ए दिनकर, बी जयशंकर प्रसाद, सी अगेय या डी रघुवीर सहाय। तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है? कविता का लाइन है, 2 लाइन। तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। इस तरह से कविता शुरू होता है। श्रद्धा जो हम लोग रखते हैं भगवान पर, ईश्वर पर, अल्लाह पर, उस श्रद्धा ही अपना जो है सो गुणगान कर रही है इस कविता में। लेखक जो है, जो कवि हैं, उन्होंने श्रद्धा की महिमा को बताया है कि जो हमारी आस्था है वो हमारी किस तरह से उम्मीद बनती है, हमारा सहारा बनती है। तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है? दिनकर, जयशंकर प्रसाद, अगेय या रघुवीर सहाय। किसकी?
सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बी जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं, 17वां प्रश्न। पुत्र वियोग किसकी रचना है? ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी रघुवीर सहाय, सी अगेय या डी अशोक वाजपेयी। पुत्र वियोग किसकी रचना है? ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी रघुवीर सहाय, सी अगेय या डी अशोक वाजपेयी। सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका बेटे की असामयिक मृत्यु यानी अचानक मृत्यु हो जाती है, समय से पहले मृत्यु हो जाती है। उसी वियोग में माँ दुखी है और वो दुखी माँ एक कवित्री है, तो कविता लिखती है और उस कविता का नाम है पुत्र वियोग। ये एक शोक गीत है, याद रखना है। पुत्र वियोग क्या है? एक शोक गीत है। क्या है? शोक गीत। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, मतलब दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1950 में, 1951 में, 1952 में या 1954 में? दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है ए 1950, बी 1951, सी 1952, डी 1954। कब? संपादक थे इसके, कौन थे संपादक? अगेय। ठीक है, तार सप्तक के बारे में भी आप लोग सुने होइएगा। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 1951। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। मुक्ति बोध का जन्म स्थल है ए बिहार, बी दिल्ली, सी मध्य प्रदेश या डी पंजाब। मतलब मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ है? बिहार में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में या पंजाब में? कहाँ? सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ है? मध्य प्रदेश में श्योपुर। ठीक है, श्योपुर ग्वालियर। श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश। ठीक है, ग्वालियर के श्योपुर में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर के श्योपुर में इनका जन्म हुआ था मुक्ति बोध का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। अधिनायक किस कवि की रचना है? शायद रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन शायद आया था। अधिनायक किस कवि की रचना है? ए रघुवीर सहाय, बी मुक्तिबोध, सी अगेय या डी नागार्जुन। अधिनायक किस कवि की रचना है? ए रघुवीर सहाय, बी मुक्तिबोध, सी अगेय या डी नागार्जुन। फास्ट आंसर दीजिए, फास्ट, क्विक। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ए रघुवीर सहाय। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे, मतलब कौन थे तुलसीदास के दीक्षा गुरु? ए अग्रदास, बी नरहरिदास, सी सूरदास या डी महादास। कौन? तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? अग्रदास, नरहरिदास, सूरदास या महादास? कौन? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। सही जवाब क्या होगा? क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा नरहरिदास। ठीक है, नरहरिदास। क्वेश्चन नंबर 22, 22वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? ए कहीं नहीं वहीं, बी अधिनायक, सी 10 तस्वीरें या डी जिन्होंने जीना जाना। हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? ए कहीं नहीं वहीं, बी अधिनायक, सी 10 तस्वीरें या डी जिन्होंने जीना जाना। जल्दी जल्दी आंसर देंगे। इसका सही जवाब होगा ए कहीं नहीं वहीं। ठीक है, कहीं नहीं वहीं कविता संकलन से या संग्रह से हार जीत कविता ली गई। और हार जीत की विशेषता क्या है? हार जीत की विशेषता है कि ये एक
गद्य कविता है। ठीक है, हार जीत की विशेषता है कि ये कविता तो है लेकिन गद्य कविता है। कविताएं वैसे पद्य में लिखी जाती है ज़्यादातर, लेकिन ये एक गद्य कविता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, प्रश्न संख्या 23। जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि हैं। कौन है कविता के कवि? जन जन का चेहरा एक कविता के कवि कौन है? ज्ञानेंद्रपति, गजानन माधव, मुक्तिबोध, नामवर सिंह या अशोक वाजपेयी? ए ज्ञानेंद्रपति, बी गजानन माधव मुक्तिबोध, सी नामवर सिंह या डी अशोक वाजपेयी? कौन? जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि हैं। ज्ञानेंद्रपति, गजानन माधव मुक्तिबोध, नामवर सिंह, अशोक वाजपेयी? कौन? सही जवाब होगा गजानन माधव मुक्तिबोध। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? ए मातृभूमि, बी पुत्र वियोग, सी संशयात्मा या डी उषा? गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? ए मातृभूमि, बी पुत्र वियोग, सी संशयात्मा या डी उषा? क्या होगा सही जवाब इसका? जिन लोगों ने भी ऑप्शन ए लगाया है वो बिल्कुल गलत है, जिन्होंने ऑप्शन बी लगाया है वो बिल्कुल गलत है, जिन्होंने ऑप्शन डी लगाया है वो बिल्कुल सही है, जिन्होंने ऑप्शन सी लगाया है वो बिल्कुल सही है। संशयात्मा से ली गई। गांव का घर शीर्षक कविता संशयात्मा कविता संग्रह से ली गई है। आज के हमारे वीडियो सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बहुत इजी क्वेश्चन है। उसने कहा था कहानी का नायक यानी हीरो कौन है? ए लहना सिंह, बी बोधा सिंह, सी वजीरा सिंह या डी हजारा सिंह? उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? लहना सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह, हजारा सिंह? जो भी ऑप्शन ए बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लहना सिंह। उसने कहा था कहानी का नायक लहना सिंह है। लहना सिंह के प्रेम के बारे में ही तो बताया गया है। अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में एक लड़की को टांगे के नीचे आने से बचाता है। बाद में उसी लड़की के शौहर पति और बेटे की रक्षा करता है अपने प्राणों की बलि देकर। लहना सिंह इस कहानी का हीरो है। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।